आज भारत का सबसे नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज पर देश का सबसे चर्चित और बेबाक पॉडकास्ट द कैंडिड टॉक। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने सिर्फ एक सफल बिजनेस साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि भारत की इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और आर्थिक सोच को भी गहराई से प्रभावित किया है। जेके पेपर के सीएमडी, पूर्व फिक्की अध्यक्ष और देश की कारपोरेट जगत की बड़ी आवाज हर्षपति सिंघानिया जी आज हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में हैं। इनसे बात होगी भारत की अर्थव्यवस्था की, युवाओं के भविष्य, एआई के खतरे, बेरोजगारी, चीन बनाम इंडिया, पेपर इंडस्ट्री, पर्यावरण, स्टार्टअप्स और उस भारत की जो 2047 तक सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है डायनामाइट न्यूज की धन्यवाद आपका निमंत्रण देने का। आपसे तो बड़ा पुराना संपर्क है, वो पहली बार यहाँ आया हूँ। बहुत सुंदर आपने सेटअप किया हुआ है। आज भारत का सबसे बड़ा संकट क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, पॉपुलेशन प्रेशर या फिर लोगों की बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशन? मेरा मानना यह है कि सभी चीज़ इसमें से इम्पोर्टेंट है, लेकिन जॉब्स का मुद्दा यानी रोज़गारी का मुद्दा सबसे अहम है। हम इतने बड़े देश हैं और लोगों को जॉब्स या रोज़गार की दरकार है। हर्षपति जी, 16 साल पहले मैंने दूरदर्शन की पॉपुलर टॉक शो एक मुलाकात में आपका इंटरव्यू किया था 2010 में। तब आप फिक्की के चेयरमैन होते थे। उस वक्त भी आपने मुझे कहा था कि मनोज जी, डिग्री के साथ साथ युवाओं के पास स्किल्स होनी चाहिए, किसी एक फील्ड में उनको डिप्लोमा करें, कुछ भी करें, एक्सपर्टाइज उनको हासिल करनी चाहिए। तो 16 साल के इस समय के दौरान आपको लगता है कि कुछ उस सोच में बदलाव आया है? बदलाव सोच में ज़रूर आया है। हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन सरकार लाई, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ी। अब कुछ चीज़ों में हमारे स्किल सेट्स इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे उसमें अभी भी फासला बहुत है। और हमको उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज युवाओं को और उनके परिवारों को ये समझाना है कि अगर डिग्री नहीं है तो आपकी डिग्निटी में कोई फ़र्क नहीं है। यानी आज देखिए, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी जगहों में वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत अहमियत है। हमारे यहाँ जो परसेंटेज लोग हैं जो फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं, वो बहुत छोटी संख्या में है। मेरे हिसाब से 5% होंगे, 10% होंगे, बहुत छोटी संख्या में है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप काम अच्छे से कर सकते हैं तो आपकी डिग्निटी है। आज आप देख लीजिए, आप ही का स्टूडियो है, आपके पास में बहुत सारे लोग हैं। आज हमारे सामने भी टेक्नीशियंस हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ये एक इंजीनियरिंग डिग्री करके तो पाके तो नहीं कर सकते खाली इसको, लेकिन आप उनको अहमियत ज़्यादा देंगे क्योंकि वो आप जो चाहते हैं वो काम कर रहे हैं। बनस्पत की आज के दिन खाली भाई मैं बीटेक हूँ, तो ये हमको एजुकेशन लाना कि मतलब लोगों में ये लाना कि भाई इसमें डिग्निटी है और काम अगर अच्छा होगा तो आपको भी रोज़गार अच्छा मिलेगा और देश भी आगे बढ़ सकता है। आजकल हम युवाओं में देख रहे हैं कि शॉर्ट कट अपनाने का बहुत तेजी से चलन चल रहा है। क्या इसकी वजह सोशल मीडिया मानते हैं आप? देखिए, आज जो भी यूथ होता है, आज की बात नहीं, शायद हमारे भी जो पेरेंट्स थे वो भी कहते थे कि भाई तुम लोग सब चीज़ झटपट चाहते हो। तो ये तो एक नेचुरल ऑर्डर है। फ़र्क ये हुआ है कि आज के दिन
एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, चाहे पहले 10 साल पहले मान लीजिए टेलीविज़न से था, अब सोशल मीडिया है, तो एक्सपोजर होने से एक एस्पिरेशन होता है और हर आदमी ये चाहता है कि भाई मैं एस्पायर करके जहाँ आज हूँ उससे बेहतर पोजीशन में रहूँ। दिस इज़ नेचुरल, तो मैं उसको कोई नेगेटिव लाइट में नहीं लेता। लेकिन जो एक चीज़ मिस हो जाती है कि जो लोग कोई भी चीज़ हासिल किए हैं वो हमेशा ही संघर्ष के संग और बहुत समय की मेहनत के संग ये होता है। आज चाहे आप हमारे प्रधानमंत्री को देखिए या कोई भी विश्व के लीडर को देखिए, सक्सेसफुल उद्योगपति देखिए, डॉक्टर देखिए, किसी को भी आप देखेंगे। मैं आपका उदाहरण लेता हूँ। आपने अगर आप सोचें आपकी करियर में आपने जब शुरू किया, आज कितने दशक लगे आपको यहाँ पहुँचने में। आपको मैं 3 दशक से तो ज़्यादा मैं जानता हूँ, शायद हो सकता है 4 दशक ही हो गए हों, लेकिन एक हार्ड वर्क और फोकस और डेडिकेशन, और हर बार नहीं है कि आप सक्सीड करेंगे, ये पार्ट अगर लोगों को समझ में आए तो एस्पिरेशन होना, एम्बिशन होना बहुत अच्छी बात है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन इसके संग ये धैर्य और फोकस आए, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। स्टार्टअप्स को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत हाइप बनाई गई, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, स्टार्टअप्स हमारे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जिसको मैं लेगेसी कहूँगा, वो इंक्रीमेंटल चेंज में आएंगे। स्टार्टअप्स जो बिल्कुल ही नए ग्राउंड से आते हैं वो क्वांटम चेंज ला सकते हैं। तो स्टार्टअप्स मेरे हिसाब से कोई भी इकोसिस्टम के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आज जितना यूएस में, जिसको हम सिलिकॉन वैली आज कहते हैं, और भी वहाँ 2-4 ऐसे क्लस्टर्स हैं, उसमें स्टार्टअप्स के द्वारा ही जो आज बड़ी बड़ी कंपनी दिख रही हैं, $1 ट्रिलियन मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी, वो स्टार्टअप्स थी किसी समय। आज अगर हम देखें 100 साल पहले हमारी बिजनेस भी स्टार्टअप थी। तो स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या है? चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ जब शुरू करेंगे उसमें सक्सेस रेट कम होगी, तो स्टेटिस्टिकली जाएंगे तो हो सकता है ओनली 2-3-4% स्टार्टअप्स में सक्सीड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टअप को हमें नहीं करना है। हाँ, आज के दिन भी फैक्ट ये है कि स्टार्टअप में जो जॉब्स हैं, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो कम है, लेकिन वो एक बहुत ज़रूरी एक सीड है जो कोई चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाती है। हर जी एक सवाल समझना चाहेंगे आपके अनुभव के हिसाब से। देश में बहुत सारे उद्योगपति सफल हुए, लेकिन वो ठिकाना विदेश बना लेते हैं, शिफ्ट विदेश में हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? आज मैं अगर अपनी निजी बात करूं, हमारे फोरफादर्स, एंसेस्टर्स काफ़ी जनरेशन पहले राजस्थान में थे, वहाँ अपॉर्चुनिटी कम थी, वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया की दूसरी पार्ट में गए। आप भी उस बैकग्राउंड से आते हैं, आज आप यहाँ दिल्ली में हैं, दिल्ली में इम्पॉर्टेंट पोजीशन में हैं, तो ये तो नेचुरल है, जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पर लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विदेश में अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में तो दुनिया आ रही है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से लोग बाहर भी जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती हैं और डिफरेंट जनरेशन्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो हमने उन्हें बाहर भेजा पढ़ने के लिए, तो माहौल भी उनको वहाँ का कुछ फ़र्क लगता है, तो वो भी नई चीज़ करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसा हैं जिन लोगों ने कुछ चीज़ें अकम्प्लिश कर ली, अब वो एक सर्टेन लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं जो बाहर है। डेफिनेटली वहाँ पर कुछ चीज़ों की सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से लोग करते। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हैं, बट इट डजंट मीन कि इंडिया में हमारे यहाँ कोई कमी है। हर्ष जी, जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन हैं, उनको क्या आपको लगता है कई बार सिस्टम सस्पिशियस निगाहों से देखता है? मैं ये कहूँगा कि एक समय था जब ऐसा लगता था कि जो भी बिजनेसमैन है उसमें कोई खोट है,
मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल में मान लीजिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या आप कहेंगे कि जितना ट्रस्ट होना चाहिए बिजनेस का सोसाइटी से और भी लोगों से, अथॉरिटी से, वो फर्दर इम्प्रूव हो सकता है। मेरा कहना ये है कि आप कोई भी वर्ग में, चाहे बिजनेस होगा, चाहे कोई भी प्रोफेशन होगा, वहाँ कुछ लोग होंगे जो हो सकता है राइट वैल्यूज़ या राइट एथिक्स से नहीं चलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो वैल्यूज़, एथिक्स अपने हिसाब से ठीक चलते हैं। तो जो हम लोग कानून लाएं, जो पॉलिसी बनाएं, वो ऐसी ये सोच के ना बनाएं कि सब लोगों में कोई कमी है। आप जो लोग गड़बड़ करते हैं उनके पीछे बेशक जाइए और पूरे तरीके से सजा दीजिए। आपने दशकों तक इंडस्ट्री चलाई है। एक बिजनेसमैन भारत में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से चिंतित रहता है? टैक्स रेट से, पॉलिसी चेंज से, करप्शन से, या फिर मार्केट के क्रैश से? मैं सोचता हूँ पॉलिसी चेंज एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी सबसे अहम चीज़ है। बाकी का तो देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, काफ़ी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं। अब जैसे आज जियो पॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो ना हमारे कंट्रोल में है, ना आपके कंट्रोल में है, ना हमारे देश के कंट्रोल में है, तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी रहेगी। लेकिन जो हम पॉलिसी लाते हैं, योजना लाते हैं, उसको हम प्रिडिक्टेबल चाहते हैं, उसमें आप ज़रूर कुछ संशोधन कर सकते हैं समय के हिसाब से, या कोई और बेटर आइडिया आता। लेकिन आप जब एक उद्योग लगाते हैं या कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, उसको आप एक कुछ आगे के बारे में सोच के करते हैं। अगर आज आप अस्पताल लगाते हैं और आज सरकार कहती है कि भाई हमको प्राइवेट हॉस्पिटल भी चाहिए क्योंकि खाली पब्लिक फैसिलिटी से देश की नीड नहीं मीट हो सकती है, तो जब अस्पताल कोई लगाता है तो ये सोचता है कि भाई हमको सरकार ने कहा है, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इसके हिसाब से चलेंगे। अगर आपने एकदम से बदली कर दिया और कह दिया कि भाई हमको तो इतने सारे लोगों को आपको फ्री चिकित्सा करनी पड़ेगी, या हम आपको ये अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, तो जो आपकी योजना है वो बिगड़ जाती है। तो सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी, क्या आपको लगता है कि अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ी बाधा है? मैं ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि पिछले 10 साल में और भी ज़्यादा, लेकिन खास करके 10-12 साल में बहुत सारे सैकड़ों पुराने लॉज जो रिडंडेंट थे वो रद्द कर दिए गए हैं। उनका एम यही रहा है ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो काफ़ी चीज़ें की गई हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, लेकिन संग संग ये भी होता है और ये भी सच है कि कुछ नए पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं जो उसमें बाधा पहुंचाती हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि फिर वो अनसर्टेनिटी बन जाती है। एक आपने पॉलिसी बनाई, उसको फर्दर कुछ चेंज हो गया, तो फिर वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से चला जाता है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ। बहुत सारी चर्चा जो अपनी पॉलिसी की करते हैं, इंडिया बीइंग ए फेडरल स्ट्रक्चर, हमारी सेंट्रल पॉलिसी हैं और हमारे स्टेट्स हैं। तो सेंटर जो पॉलिसी बनाती है वो एक डायरेक्शनल है और उनका लीगल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एक तरफ है, लेकिन स्टेट की पॉलिसी भी है। आज आप मान लीजिए लेबर की पॉलिसी लें, उसमें कंकरेंट सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, तो कुछ पॉलिसीज़ उसकी हैं जो सेंट्रल हैं और कुछ स्टेट हैं, और स्टेट हमारे यहाँ इतने सारे हैं। तो जो कुछ कुछ डिविएशन होता है बहुत बार स्टेट्स के कारण होता है, खाली सेंटर के कारण नहीं होता। आपके कहने का क्या यह मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारों में ज़्यादा बेहतर तालमेल होना चाहिए पॉलिसीज़ को लेकर? देखिए, तालमेल बेहतर होना तो हमेशा ही अच्छा है, और मेरे हिसाब से केंद्र सरकार बहुत चीज़ों में ये पूर्ण एफर्ट करती है कि
स्टेट्स को लेकर चले। एक उदाहरण लीजिए, जैसे जीएसटी है। आज इतना बड़ा मेजर रिफॉर्म, इतना बड़ा चेंज हमारे जैसे देश में नहीं आ सकता था अगर स्टेट्स और सेंटर की थिंकिंग वैसी नहीं होती। आज आप देखिए, जब जीएसटी आया तो जीएसटी काउंसिल जो है उसमें सब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। उसमें बल्कि जो लोग मिनिस्टर्स, जो जीएसटी काउंसिल का हेड था, वो बल्कि रूलिंग पार्टी के नहीं थे, उन स्टेटों के भी लोग थे। लेकिन किया ना, पूरा रिफॉर्म आया, इतना बड़ा रिफॉर्म आया। तो ये तालमेल तो है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा क्या आया अपने देश में जीएसटी से? जीएसटी से ये हुआ है कि जो मल्टीपल और कैस्केडिंग टैक्स होता था, अगर साधारण तरीके से बताऊं, वो घट गया है। तो आज हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या सर्विसेज उससे घटा है। अब परफेक्ट कहीं नहीं होता दुनिया में। तो आप आज अगर हमको लगता है कि भाई इसमें कुछ कमी है, तो हम सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार उसको अपने मद्देनज़र रखती है, फिर अगली बार जब कुछ चेंज आता है तो उसको चेंज करती है। एक चीज़ और है, मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में 10-15 साल से 20 साल से सरकार एक काम कर रही है कि कभी जब कोई नई पॉलिसी या कोई नया मुद्दा लाती है, उसके पहले एक कंसल्टेटिव पेपर लाती है और एक ड्राफ्ट पॉलिसी वो सामने लाती है फॉर कमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस एंड स्टेक होल्डर्स। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत बार हम लोग उसमें राइट इनपुट या फीडबैक नहीं देते, और जब पॉलिसी बन जाती है तब हम फिर कहते हैं कि साहब ये तो आ गया। पेपर इंडस्ट्री की बात करेंगे। आज पेपर इंडस्ट्री को डिजिटल रिवॉल्यूशन से कितना खतरा आप मानते हैं? क्या आने वाला समय पूरी तरह से पेपरलेस होगा? देखिए, डिजिटलाइजेशन से पेपर इंडस्ट्री पे प्रभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये ख़ास करके प्रिंटिंग, राइटिंग जैसे कागज़ पे प्रभाव है। हमारे देश में अभी भी इसकी ग्रोथ है, क्योंकि हमारा लिटरेसी लेवल, पढ़ाई का लेवल और हमारा बेस लेवल कुछ नीचा रहा है, तो अभी भी इसका पॉजिटिव ग्रोथ है। लेकिन हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे, इनफैक्ट चाइना में भी देखेंगे, तो प्रिंटिंग राइटिंग सेगमेंट में नेगेटिव हो रहा है। चाहे वो स्टेबलाइज करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई कागज़ की दरकार ही नहीं होगी, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे करेगा। बट इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन एक तरफ एनवायरमेंटल प्रेशर से जो लोग हैं वो कॉन्शियस हैं, वो चाहते हैं ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल है। तो आज पेपर और बोर्ड जो फाइबर बेस्ड है, बिकॉज पेपर भी बनता है नेचुरल चीज़ों से, चाहे वो प्लांटेशन से आता है, चाहे एग्री रेजिड्यू से आता है, चाहे रिसाइकल पेपर से आता है। तो ये जो बनता है ये बायोडिग्रेडेबल भी है, कंपोस्टेबल भी है। और कुछ और चीज़ें जो होते हैं आज के दिन, सर्टन मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, और भी चीज़ हैं, वो इतनी आसानी से नहीं है। तो आज एक दोबारा एक जागरूकता है और एक लोग चाहते हैं। अब आप देखिए, बहुत साधारण सी बात बताता हूँ, आप अपने घर में देखिए, जब से ये डिलीवरी का सामान शुरू हुआ है, पहले आप बोलते थे भाई आज नहीं इच्छा, आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं, तो आपके पास कंटेनर्स में आता था, पहले प्लास्टिक के थे। अब आप बहुत सारे देखेंगे जो बोर्ड के, पेपर टाइप के हैं। आप हवाई जहाज में जाइए, स्ट्रॉ भी पेपर की मिलेगी, नैपकिन हैं, उनके जो कंटेनर्स। तो इसमें ग्रोथ इस एरिया में बहुत है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी जो ये मिडल ईस्ट क्राइसिस है, जिससे पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के दाम इतने बढ़ गए हैं, दोबारा दैट इज ब्रिंगिंग फोकस टू दिस। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं अक्सर पेपर इंडस्ट्री पर सवाल उठाते हैं। क्या आप मानते हैं कि पेपर इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपनी बात को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते? मैं इस बात पे आपसे सहमत हूँ कि जो पेपर इंडस्ट्री है वो अपनी बात जितनी सामने रखनी चाहिए एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कमज़ोर है। आज देखिए, पेपर इंडस्ट्री इंडिया की जो है
वो हर साल करोड़ों पेड़ प्लांट करती है। मैं अपना ही उदाहरण लूँ, गत वर्ष जेके पेपर ने 13 करोड़ पेड़ प्लांट किए, 13 करोड़। हम लोग अपनी नर्सरीज रखते हैं, हमने क्लोनल प्रोपगेशन किया है जिससे हार्वेस्टिंग साइकिल छोटा हो जाए। आज आप फिर कहेंगे आप तो पेड़ उगाते हैं लेकिन फिर काट भी लेते हैं, लेकिन हम काटते ज़रूर हैं, लेकिन जितने हम काटते हैं उससे ज़्यादा उगाते हैं। तो इससे आज जेके पेपर जैसी कंपनी, हम जिसको कहते हैं वुड पॉजिटिव कंपनी है, और ये जो प्लांटेशन है ये रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में किसानों को, ट्राइबल लोगों को रोज़गार देती है। वो ज़मीनें जहाँ पर उनके पास फुल इरिगेशन नहीं है, जहाँ पर वो क्रॉप्स नहीं बढ़ा सकते इतने, वहाँ पेड़ लगाने से, और अगर पेड़ मनोज जी पहले 5 साल 7 साल लगता था, आज वो 2 साल 2.5 साल में हार्वेस्ट हो सकता है। बल्कि हमारे पास कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो हम 1.5 साल में भी मैच्योर हो जाती हैं। तो आज वो भी उसको एक इन ए वे सिक्लिकल मैनर में प्लांटेशन कर सकता है और उसको पैसा मिलता है। इसके अलावा इंडस्ट्री ने प्रोग्रेसिवली अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, पानी है, बिजली है, और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट है, ये बहुत बहुत बढ़ गया है। आज हमारी जैसी कंपनी, मैं सोचता हूँ अलग अलग हमारी मिलें हैं, 50-60 से लेके 70-80% तक रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे चलती हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि काम बहुत हुआ है और इससे इनडायरेक्ट रोजगार भी बहुत मिला है रूरल एरियाज में, लेकिन हमने अपनी तरफ से शायद बात जितनी स्ट्रांगली सामने लानी है वो हम लोग नहीं लाए। युवाओं के पर्सपेक्टिव से एक सवाल पूछना चाहेंगे, फैमिली बिजनेसेस मॉडल आने वाले समय में और अधिक मजबूत होगा या नए नए स्टार्टअप्स इसको रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, फैमिली बिजनेस खाली इंडिया में नहीं, विदेश में भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो सबसे बड़ी से बड़ी कंपनियां भी हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली उद्योग से शुरू हुई। मैं अगर एक सवाल पूछूं आपसे, आज क्या एलन मस्क फैमिली है कि अलग है? आज जिस समय स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया तो कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर होता है। कुछ केस में एंटरप्रेन्योर के नेक्स्ट जनरेशन इन्वॉल्व होते हैं, कहीं नहीं होता है। तो ये कहूँ कि फैमिली बिजनेस, और आप देखेंगे दुनिया भर में जो बाद में बिजनेस फैमिली से हट भी गई, जहाँ पर फैमिली की शेयर होल्डिंग हट गई या बहुत छोटी हो गई, या वो लोग डायरेक्टली नहीं चला रहे लेकिन शेयर होल्डिंग है, आज दुनिया का जो बैकबोन है वो है एमएसएमई सेक्टर या मीडियम स्केल या स्मॉल इंडस्ट्री। वो सारी फैमिली की हैं, क्योंकि जो वो जिस तरीके से वो देख सकते हैं, जिस तरीके से वो लोग एक फ्रूगैलिटी में चला सकते हैं बिजनेस को, वो एक फ़र्क है। वो डिसीजन ले सकते हैं फटफट। तो फैमिली बिजनेस मॉडल हमेशा रहेगा। होगा ये कि जैसे बिजनेसेस बड़ी होती जाएंगी, बहुत बड़ी हो जाएंगी, हो सकता है उनकी अगली पीढ़ी उसमें इतना इंटरेस्टेड ना हो, और वो बहुत जब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी ज़रूर उसमें रहेंगे लोग। आज फैमिली बिजनेस इंडिया का मतलब भी नहीं है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं हैं। आज हमारी बिजनेसेस भी सारे प्रोफेशनल्स चलाते हैं। हमारे सीईओस जो तजुर्बेकार हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन हमारा रोल है एक देखना कि भाई नई चीज़ क्या हो रही है, ठीक से चल रही है, लॉन्ग टर्म के लिए चल रही है कि खाली एक शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ये तो मेरा मानना ऐसा रहा है फैमिली बिजनेस के बारे में। आपने तमाम सरकारों को देखा है, क्या आपको लगता है कि जब सरकारें हमारी पॉलिसी बनाती हैं तो इंडस्ट्री की बात सुनती हैं? मेरे हिसाब से इंडस्ट्री की बात सुनती हैं, और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, आजकल पहले से भी पेपर्स लाती हैं, इंडस्ट्री की बात सुनने में इंटरेस्टेड रहती हैं। कैन वी बी 100% सेटिस्फाइड? कभी नहीं। मैं कहूँगा इसमें दोनों साइड है। कुछ हद तक सरकार को
और थोड़ी सी गहराई में कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, और कुछ हद तक इंडस्ट्री को भी अपनी बात सामने लाने में ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जब अगर कोई चीज़ आती है सामने फॉर फीडबैक और हम फीडबैक नहीं दें तो हम उसमें किसको जिम्मेदार ठहराएं? भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है लंबे वक्त से। आपको यह राह कितनी आसान लगती है? देखिए, कहीं भी जब आपको ऊंचाई पे जाना पड़ता है ना, तो रास्ता तो हमेशा ही कठिन रहेगा। आज अगर आप बोलें मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर लेके ऊपर पहुँच जाते हैं। आज कहीं भी जाएंगे, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और वो एक पड़ाव पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो लेकिन इसके संग संग भी ऐसा नहीं है कि हम वहाँ नहीं पहुंच सकते। आज 5 ट्रिलियन क्यों, आज अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं और भी बड़े बड़े नंबर्स की, 30 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन, जो भी आप नंबर देना चाहें, तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत भी चाहिए, फोकस भी चाहिए, जैसे अपने आज चर्चा कर रहे थे, फोकस चाहिए और एक डिसिप्लिन चाहिए। ये तीनों चीज़ों के बिना हम नहीं पहुंचेंगे, या कोई भी देश नहीं पहुंच सकता। क्या हम पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। हमारे अरबान हैं, हमारे पास कुछ दिशा भी है, उसको फर्दर इम्प्रूव करनी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास हमारा युवा है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात भी करते हैं, और एक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है। युवा में खाली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मनोज जी, कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका एक विंडो है अगले 8 साल 10 साल, क्योंकि उसके बाद हमारा पॉपुलेशन भी एज होगा। आज आप ऑलरेडी देखिए कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर फर्टिलिटी रेट इज़ लोअर देन दी रिप्लेसमेंट, मतलब दैट रेट, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हमको उसी विंडो के दरमियान इसको करना है। आखिरी सवाल, अगर देश के युवाओं को एक सलाह आपको देनी हो तो क्या देंगे? भाई, मेरी सलाह तो यही है जिससे हमने शुरुआत की थी शायद, कि मेहनत करे बिना कुछ नहीं होता। एक कहावत है ना अपनी, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा, अगर मैं उसी में अंग्रेज़ी में कोई दूसरी बात, एक मुहावरा कहूँ, देयर इज़ नो एलिवेटर और लिफ्ट टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार बातचीत के लिए। तो ये थे भारत के जाने माने उद्योगपति, फिक्की के पूर्व अध्यक्ष और जेके पेपर ग्रुप के सीएमडी हर्षपति सिंघानिया जी। आज की बातचीत भारत के भविष्य, युवाओं के सपनों, रोजगार, एआई, उद्योग और उस बदलते भारत की थी जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर आपको यह इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यही है वो बातचीत जो देश की दिशा तय करती है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी देश की एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार।